जो आंकड़ा मैं आपको बताने वाला हूं उससे आपके होश उड़ जाएंगे। 15 करोड़ रुपए, ये वो रुपए हैं, इतने रुपए जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले जब 14 मार्च को उनके घर में आग लगी। यह आंकड़ा मेरा नहीं है दोस्तों, दैनिक भास्कर ने अपनी पड़ताल में पाया है कि 15 करोड़ रुपए, जी हां, इतने रुपए जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले हैं। अब तक दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा खामोश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनका ट्रांसफर वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया है। सबसे बड़ी बात, इंडियन एक्सप्रेस की माने तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो वीडियो है, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास वो वीडियो है जिसमें इस बात का सबूत है कि एक कमरे के अंदर करोड़ों रुपए मिले। और बात यहां नहीं रुकती, इस आंकड़े का जिक्र दैनिक भास्कर भी कर रहा है। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, एक ऐसे वक्त जब जजों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, एक ऐसे वक्त जब कई सम्मानित जज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ करते हैं, एक ऐसे वक्त जब उनके फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं, विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, तो आखिर क्या वजह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में कितना पैसा मिला, इसको लेकर थोड़ी पारदर्शिता दिखाई जाए, ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाए। खुद यशवंत वर्मा इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश हैं। मगर आज पूरे तथ्यों के आधार पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं यह मामला क्या है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें जो ट्रांसफर किया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उनके घर में जो आग लगी और पैसे की बरामदगी से उसका कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात, अग्निशमन दस्ता जिसने आग बुझाई वो अपने बयान से पलट गए। उन्होंने पहले बयान क्या दिया, बाद में बयान क्या दिया, कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस बारे में क्या कहता है दैनिक भास्कर आपके स्क्रीन पर। जस्टिस वर्मा के बंगले में एक्सीडेंटली कैसे मिला बेहिसाब पैसा? जवाब, 14 मार्च यानी होली की रात करीब 11:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में आग लग गई। जस्टिस वर्मा घर पर नहीं थे तो उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगले के स्टोर रूम में आग लगी थी। यह एक छोटी आग थी। 2 फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया और पुलिस भी आ पहुंची। इसी दौरान एक कमरे में कैश का ढेर मिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले में प्रस्ताव पारित किया है जिसमें इस रकम को 15 करोड़ रुपए बताया जा रहा है दोस्तों। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि आखिर इस बारे में क्या प्रमाण हैं? तो दैनिक भास्कर और इंडियन एक्सप्रेस इसको लेकर क्या कह रहा है, इस पर गौर किया जाए दोस्तों। जस्टिस वर्मा के घर कैश मिलने की बात कैसे फैली? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जैसे ही जलते हुए नोट दिखे तो इसकी सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को दे दी गई। अधिकारियों के जरिए यह सूचना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस यशवंत उपाध्याय के कार्यालय तक पहुंची। किसी ने इस घटना के वीडियो और फोटो भी बनाए थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंप दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, खुद इंडियन एक्सप्रेस इस बारे में क्या कह रहा है दोस्तों, यह है आपके स्क्रीन पर उसकी रिपोर्ट जिसमें वो कह रहे हैं, द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम मेट थर्सडे इवनिंग एंड डिसाइडेड टू रेकमेंड द ट्रांसफर ऑफ जस्टिस वर्मा बैक टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम मिलता है और उनके ट्रांसफर के आदेश कर देता है कि इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाए। आके highly placed sources said the 5-member collegium considered the transfer after they were apprised about a video of the incident at Justice Verma's residence. यानी कि उनके घर में एक वीडियो मिला है, उनके घर में पैसे की बरामदगी को लेकर, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे देखा उसी के आधार पर उन्हें ट्रांसफर किया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उनके घर में जो आग लगी है उसका इस ट्रांसफर से कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात, आज एक पूर्व जज जस्टिस एस.एन. ढींगरा कह रहे हैं कि जजों में खुलकर भ्रष्टाचार होता है। आज कोई एस.एन. ढींगरा साहब की क्यों नहीं सुन रहा? सबसे बड़ी बात, क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को सामने आकर नहीं कहना चाहिए कि अगर उनके घर में पैसा बरामद हुआ है तो यह पैसा कहां से आया? वो खामोश कब तक रहेंगे? सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम इस बारे में वो वीडियो जारी क्यों नहीं करता है? आखिर देश की जनता को क्यों अंधेरे में रखा जा रहा है? आज ये कार्यक्रम मैं आपके सामने क्यों कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ जजों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं
और सवाल सिर्फ हाईकोर्ट के जजों पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी उठ रहे हैं। मैं आपके सामने 5 मिसाल बताऊंगा जिसमें जजों ने प्रधानमंत्री की खुलकर तारीफ की है। बड़ा प्रश्न दोस्तों, जब जज सत्ता पक्ष की तारीफ करेंगे तो क्या उनसे इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है? उससे भी बड़ी बात, ऐसा क्यों है कि रिटायरमेंट के बाद यह जज भाजपा की मदद से किसी राज्य के गवर्नर बना दिए जाते हैं या राज्यसभा भेज दिए जाते हैं? ऐसा कैसे होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के घर में जब गणेश जी की पूजा होती है तो स्वयं प्रधानमंत्री अवतरित हो जाते हैं? मैं बात पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ की कर रहा हूं। मगर जो मामला जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में हुआ है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जस्टिस एस.एन. ढींगरा ने इस बारे में क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। रिटायर्ड जस्टिस एस.एन. ढींगरा ने कहा, इसमें कहने को क्या है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है, ये तो काफी समय से चला आ रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें खुद भी इसका पता है, लेकिन इसे सुधारने और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज भी भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और आम आदमी को इसकी मार झेलनी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कोई सख्त नियम है ही नहीं। जब इस मामले में नोट बरामद हुए तो सुप्रीम कोर्ट को तुरंत एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देनी चाहिए थी। जैसे आम आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, वैसे ही जज के खिलाफ भी होनी चाहिए और फिर आगे की कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, यह मामला राज्यसभा में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने उठाया और इस पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए दोस्तों। न्यायाधीश के आवास पर नकदी का मामला तुरंत सामने नहीं आया। अगर किसी राजनेता के साथ ऐसा होता तो वो तुरंत एक टारगेट, एक नौकरशाह, एक उद्योगपति बन जाता है। एक दिन एक सिस्टमिक प्रतिक्रिया सामने आएगी जो पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह फर्क क्यों? याद कीजिए दोस्तों, ममता बनर्जी के एक करीबी मंत्री थे, उनके घर में करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। वो वीडियो सामने उभर कर आया था, उस पर कितना बवाल हुआ था। इसके अलावा याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के घर में करोड़ों बरामद हुए थे, हालांकि मीडिया ने उस पर चर्चा तक नहीं की। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से जुड़े विकास सिंह कुछ अहम सवाल उठा रहे हैं और हम इन सवालों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो क्या कह रहे हैं, उस पर गौर किया जाए। यह बहुत गंभीर मामला है क्योंकि लोग न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं और अगर किसी जज के घर इसी तरह की नकदी बरामद होती है और उसकी कोई ठोस सफाई नहीं दी जाती तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सिर्फ ट्रांसफर कर देना कोई समाधान नहीं है। पहले एक इन हाउस जांच होनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए और कोर्ट की कार्रवाई नहीं संभालनी चाहिए। यह न्यायपालिका की साख को हिला देता है। सवाल तो बहुत वाजिब है ना दोस्तों, क्योंकि यह मत भूलिए कि इससे पहले भी कई जजों ने विवादास्पद बयान दिए हैं, जहरीले बयान दिए हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जहरीले बयान दिए हैं, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या जवाबदेही तय की गई है बताइए? आपकी स्क्रीन पर यह है शेखर यादव, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज। इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। कहा था कि इस देश में इंसाफ बहुमत के हिसाब से होगा, यानी हिंदुओं के हिसाब से होगा। क्या एक जज को ऐसा कहना चाहिए? सबसे बड़ी बात, वो मुसलमान बच्चों तक को नहीं बख्श रहे थे कि इनकी परवरिश ऐसी होती है और हिंदुओं की परवरिश ऐसी होती है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। हमारे यहां बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके साथ आपके यहां तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का। तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा, वो उदार होगा? और यह बात इन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में कही थी। एक जज का वहां क्या काम, मगर सबसे बड़ी बात, वो वहां गए, न सिर्फ वहां पर गए, उन्होंने इस तरह की बात वहां पर कही। क्यों? क्या कार्रवाई हुई उन पर बताइए? आवाज, शोर बहुत हुआ, मगर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। आपकी स्क्रीन पर यह है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। इन्हें मैं भी हीरो मानता था दोस्तों। इस तस्वीर में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर में पहुंचे हुए हैं, गणेश पूजा हो रही है। क्या पूर्व सीजेआई ने राहुल गांधी को भी निमंत्रण दिया था? सबसे बड़ी बात, इस तस्वीर को देखिए,
राम मंदिर का फैसला आया था और इन सभी जजेस ने जश्न मनाया था। इन सभी जजेस ने जश्न मनाया था। और इनमें कौन कौन है? रंजन गोगोई साहब हैं, अब्दुल नजीर साहब हैं, चंद्रचूड़ साहब हैं, बोबडे साहब हैं। कौन रंजन गोगोई? रंजन गोगोई जो रिटायर होने के बाद राज्यसभा चले जाते हैं भाजपा की मदद से। बात वहां नहीं रुकती, इन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है, सेक्सुअल हरासमेंट का। कोई कार्रवाई होती है? नहीं होती है। अब्दुल नजीर आपके स्क्रीन पर, अब्दुल नजीर जो कि उस खंडपीठ का हिस्सा थे, क्या आप जानते हैं अब वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं? कैसे, मैं समझना चाहता हूं। इस तरह की आपको कई मिसाल मिलेंगी दोस्तों। जस्टिस अशोक भूषण थे, उन्हें एनसीएलएटी का प्रमुख बना दिया गया। और बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ साहब ने 3 अहम फैसले सुनाए, मगर उन 3 अहम फैसलों में कई सवाल उठते रहे। मसलन उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खत्म कर दिया। मगर सीधा सा सवाल दोस्तों, आपने खत्म तो कर दिया, मगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए किस तरह से गुप्त तरीके से उद्योगपति किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देते रहे, उसमें आपने क्या जांच बिठाई? आपने यह तक कहा कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार को हटाया गया वो गैर संवैधानिक है, मगर चंद्रचूड़ साहब ने एकनाथ शिंदे की सरकार को चलने दिया। सबसे बड़ी बात, चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में जब अनिल मसीह लोकतंत्र की चोरी कर रहा था, तब आपने फैसला सुनाया, मगर आपने अनिल मसीह पर क्या एक्शन लिया? वो आज भी भाजपा में बना हुआ है, अब भी हुड़दंग मचा रहा है। यानी कि चंद्रचूड़ साहब फैसला तो सुनाते थे, मगर उस फैसले का कोई बहुत ज्यादा नुकसान भाजपा को नहीं होता था। और सबसे बड़ी बात, ये जो 5 जजेस राम मंदिर के फैसले पर जश्न मना रहे थे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या जजेस को ऐसा करना चाहिए? जाइए और उस फैसले को खंगालिए दोस्तों, आपको पता चलेगा। और ये बहुत मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उस पूरे फैसले में पहली बात तो यह लिखा हुआ था कि आजादी के बाद जब रामलला की मूर्तियां स्थापित की गई, वो पूरी तरह से गैर कानूनी था, नंबर 1। नंबर 2, पूरे फैसले में कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है कि जिस बाबरी को तोड़ा गया उसके नीचे राम मंदिर था। फिर भी फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, अब वो पुरानी बात हो गई। मगर आप देख रहे हैं किस तरह से उन 5 जजेस में शामिल 3 जजेस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। रंजन गोगोई पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस था। जिस महिला ने उन पर यह आरोप लगाया, उसके फोन में पेगासस, उसके फोन की जासूसी की गई। ये तमाम तथ्य हैं, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। सबसे बड़ी बात, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में अगर हम दैनिक भास्कर की माने तो 15 करोड़ रुपए मिले। क्या देश की जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि ये 15 करोड़ कहां से आए? आप घर में 1 लाख 2 लाख रखें, बात समझ आती है साहब। 5 लाख भी रखें, बात समझ आती है। मगर अगर आपके घर में 15 करोड़ हैं, जैसे कि दैनिक भास्कर दावा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास वीडियो है, तो देश की जनता के सामने क्या यह बात साफ तौर से उभर कर नहीं आनी चाहिए कि यह कितना पैसा है, कहां से आया? कोई जवाबदेही नहीं है क्या? ट्रांसफर करने से बात खत्म हो जाती है। यह कार्यक्रम सिर्फ जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में नहीं है दोस्तों, यह कार्यक्रम है हमारे समाज के अंदर, हमारे सिस्टम में जो माननीय जजेस हैं उनकी विश्वसनीयता पर। और मैं स्पष्ट कर दूं, मैं न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ तथ्यों के आधार पर आपके सामने कुछ मुद्दे रख रहा हूं। सबसे बड़ी बात, सबसे शॉकिंग बात, हमारे सामने कम से कम 5 ऐसी मिसालें हैं जहां जजों ने खुलकर प्रधानमंत्री की तारीफ की है। आप बताइए, इसमें आपको कुछ गलत नहीं लगता? मैं आपको बतला चुका हूं, जो फैसले आए उस पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में जजेस जो हैं वो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। 5 मिसाल मैं आपको बतलाऊंगा, मगर उससे पहले आपसे एक अपील। आप में से कई लोग मेरे कार्यक्रम को देखते हैं जब आपके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, सिर्फ उसका इंतजार मत कीजिए दोस्तों, खुद मेरे चैनल्स पर जाइए, चाहे यूट्यूब या फेसबुक, मेरे कार्यक्रमों को खंगालिए, रहिए अपडेटेड। और हां, मेरे हाथ मजबूत कीजिए दोस्तों, मेरा चैनल ज्वाइन करके मेंबरशिप लीजिए।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जजों की विश्वसनीयता की। जी हां, हम बात कर रहे हैं जजों की विश्वसनीयता की, और अब एक एक करके मैं आपका परिचय करा रहा हूं उन जजों से जिन्होंने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यह हैं जस्टिस M.R. शाह। जस्टिस M.R. शाह ने कहा, मोदी इज अ मॉडल, ही इज अ हीरो। खुद बताइए दोस्तों, जब एक जज देश के प्रधानमंत्री को हीरो मानेगा तो क्या निष्पक्षता से फैसले की उम्मीद की जा सकती है? जस्टिस M.R. शाह ने क्या कहा, पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। मोदी एक मॉडल हैं, वो एक हीरो हैं। पिछले 1 महीने से यही बोला जा रहा है। सोशल मीडिया पर हजारों क्लिपिंग्स हैं, अखबार भी रोज यही छाप रहे हैं। मैं आपके सामने एक तथ्य रखना चाहता हूं। आपको याद है राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी? कैसे गई थी? पहले गुजरात की एक निचली अदालत ने फैसला सुनाया और उसके बाद गुजरात की एक ऊपरी अदालत ने उस फैसले पर मोहर लगाई। इत्तेफाकन दोनों जो फैसले आए थे उनमें से एक जज माया कोडनानी के वकील थे और दूसरे जज अमित शाह के वकील थे। यह महज इत्तेफाक है ना, मैं जजमेंट पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं कह रहा हूं यह महज एक इत्तेफाक है। मगर ऐसा कैसे होता है दोस्तों कि इस तरह के इत्तेफाक बार बार उभर कर आते हैं? ऐसा कैसे होता है? ये सवाल तो किए जाएंगे ना। इसके अलावा दोस्तों, अगले जज अरुण मिश्रा, और मैं आपको बताना चाहता हूं अरुण मिश्रा साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में क्या कहा। वो क्या कह रहे हैं, उनके शब्द खुद सुनिए। People wonder how this democracy is so successfully functioning. India is a responsible and most friendly member of the international community under the stewardship of internationally acclaimed visionary Prime Minister Shri Narendra Modi. India is committed to constitutional obligations and dedicated to a peaceful and secure world, free from terrorism. We thank the versatile genius who thinks globally and act locally, Shri Narendra Modi, for his inspiring speech, which would act as catalyst in initiating the deliberations and setting the agenda for the conference. We express our gratitude for inaugurating the conference to the Prime Minister. तो यहां पर वो अंग्रेजी में क्या कह रहे थे? हम उस बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति जो ग्लोबल सोचते हैं लेकिन लोकल काम करते हैं, श्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं उनकी प्रेरणादायक स्पीच के लिए, जो इस कॉन्फ्रेंस की चर्चा शुरू होने से पहले और एजेंडा सेट करने में अहम भूमिका निभाएगी। जस्टिस अरुण मिश्रा का बयान क्या सही था? और दुख की बात यह है दोस्तों कि जस्टिस M.R. शाह, जिनका जिक्र मैंने पहले किया, उन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री की तारीफ की और दूसरी बार उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट पॉपुलर, लव्ड, वाइब्रेंट एंड विजनरी लीडर। मुझे खुशी है और गर्व महसूस हो रहा है कि गुजरात हाईकोर्ट के 60 साल पूरे होने पर जारी किए जा रहे इस स्मारक डाक टिकट के कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला, और वो भी हमारे सबसे लोकप्रिय, ऊर्जावान, दूरदर्शी नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना मेरे लिए खास सम्मान है। शब्दों का चयन देखिए दोस्तों, हमारे जज साहब प्रधानमंत्री के लिए किन शब्दों का चयन कर रहे हैं। आप में से कई लोग प्रधानमंत्री को नॉन बायोलॉजिकल मानते हैं, वो तो खैर स्वयं प्रधानमंत्री खुद को नॉन बायोलॉजिकल यानी ईश्वर का अवतार मानते हैं, मगर जजों को इस तरह का बर्ताव करने से बचना चाहिए। इंतजार कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बतलाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में वो कौन सी जस्टिस हैं जो नरेंद्र मोदी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम कर चुकी हैं जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। जी हां, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जो कि लीगल टीम में मौजूद थी और उनके फैसलों पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं उस चौथे जज की जिन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की थी। आपकी स्क्रीन पर यह हैं केरल हाईकोर्ट के जस्टिस कुन्नी कृष्णन। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर थी उसकी तारीफ की थी, और तारीफ में उन्होंने क्या कहा था, गौर कीजिएगा दोस्तों। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर अगर प्रधानमंत्री मोदी का नाम है तो उसमें दिक्कत क्या है? आप जिस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं वो भी जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है,
जो खुद एक प्रधानमंत्री थे, फिर यूनिवर्सिटी से उनका नाम हटाने के लिए क्यों नहीं कहते? सबसे बड़ी बात, जवाहरलाल नेहरू का एक लंबा योगदान है। जवाहरलाल नेहरू पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शिरकत की। वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी खूबसूरत किताब लिखी। क्या यह तुलना भी वाजिब है? और सबसे बड़ी बात, जब भारत में पोलियो के खिलाफ अभियान हुआ था, पोलियो की वैक्सीनेशन लगाई गई थी, तो क्या उस वक्त के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई गई थी पोलियो के सर्टिफिकेट पर? नहीं ना। तो फिर जस्टिस कुन्नी कृष्णन इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? इसके अलावा दोस्तों, एक और जज ने प्रधानमंत्री की तारीफ की थी, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तारीफ की थी, और इत्तेफाक देखिए, ये वही जस्टिस थे, यानी जस्टिस शेखर यादव, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ और संविधान के खिलाफ अनर्गल बयान दिया था। उन्होंने, और यह 5वीं मिसाल है जिसमें प्रधानमंत्री की तारीफ की गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारत जैसी आबादी वाले देश में फ्री कोरोना वैक्सीन का अभियान चलाया, जो काबिले तारीफ है और कोर्ट इसकी सराहना करता है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री से गुजारिश करता है कि इस खतरनाक महामारी को देखते हुए सख्त कदम उठाएं और रैलियों, सभाओं और आने वाले चुनावों को रोकने या टालने की संभावना पर विचार करें, क्योंकि जब तक जान है तब तक ही दुनिया का मतलब है, कोर्ट ने कहा। अच्छा, आप जानते हैं, ये जो बात जस्टिस शेखर यादव ने कही थी, यहां पर ना कोरोना की सुनवाई हो रही थी, ना वैक्सीनेशन की सुनवाई हो रही थी, मामला बिल्कुल अलग था, फिर भी उन्होंने यह बयान दिया। तो 5 जजेस जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, जिससे कहीं ना कहीं न्यायपालिका की जवाबदेही, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है। उसी तरह से दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला त्रिवेदी हैं। आपको याद है, पत्रकार सौरव दास ने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट फाइल की थी और इस रिपोर्ट में कई शॉकिंग बातें आई थी। दोस्तों, रोस्टर यानी किस जज को क्या केस दिया जाए, उसको लेकर यह खबर थी, और उसमें यह आया था कि तमाम जो राजनीतिक तौर पर संवेदनशील केसेस हैं, वो जस्टिस बेला त्रिवेदी के पास जाते हैं। और जस्टिस बेला त्रिवेदी की अदालत में शायद ही कभी विपक्ष के किसी नेता को राहत मिली है। कई बार ऐसा भी हुआ है जब कई लोगों को पता चला कि उनका केस जस्टिस बेला त्रिवेदी की अदालत में है, तो वो अपना मामला ही वापस ले लेते हैं। ऐसी ढेरों मिसालें हैं दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछता हूं, मेरा मकसद जजेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना नहीं है। मैं आपके सामने मिसाल रख रहा हूं तथ्यों के आधार पर। मैं उम्मीद कर रहा हूं जो तमाम मिसालें, जो ढेरों हैं बाय द वे, ये महज अपवाद होंगी। मगर सोचिए, ये चंद मिसालें हैं। मैं नहीं जानता हूं कि अगर आप और गहराई में जाएंगे तो यह मामला कितना गंभीर निकलेगा। इसीलिए जस्टिस यशवंत वर्मा को बताना चाहिए कि उनके घर में कितने पैसे मिले हैं। वो वीडियो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को जारी करना चाहिए। पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर दोस्तों लोकतंत्र के कोई मायने नहीं है। क्योंकि आपके सामने इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स, एनआईए, ईडी, सीबीआई पूरी तरह से भाजपा के सामने नतमस्तक है। मीडिया पूरी तरह से भाजपा की नौकरी, उसकी सुपारी ले रही है। हम न्यायपालिका के बारे में कुछ उल्टा सीधा की कल्पना भी नहीं कर सकते, किसी गलत चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते। लिहाजा बहुत जरूरी हो जाता है कि न्यायपालिका में जो काम हो, पारदर्शिता से हो। छोटी सी अपील, कोई अपील गलत भी नहीं है दोस्तों। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।